Hello students, welcome to online class of physics. Today in this class we are going to start a new topic, but the roots of these topic are as previous we discussed in lectures. हमने previous lectures में पढ़ा है कि जो resistivity है वो temperature dependent है, जिसका मतलब ये है कि अगर temperature change होगा तो resistivity भी change होगी. But here in physics we want to see that कि कितना टेम्परेचर चेंज करने से कितनी रेजिस्टिविटी चेंज होगी. एज रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी, तो अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. तो हम प्रीवियसली ये जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है दैट इज m बाई n ई स्क्वायर टॉ. यहां पे m मास ऑफ चार्ज कैरियर था, n नंबर डेंसिटी थी, मींस नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, e चार्ज ऑन दैट पार्टिकल था, टॉ था रिलैक्सेशन टाइम. m और e स्क्वायर कांस्टेंट होते हैं, तो हमें यहां से पता चलता है कि जो रेजिस्टिविटी है एक तो वो नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करती है n पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम पे. जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है ये फर्दर किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, राइट. तो हम यहां से अब क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको ड्रॉ करने से पहले मैं यहां पे एक टर्म डिफाइन करना चाहूंगा. द टर्म इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी डिनोट करते हैं इसको अल्फा के साथ. जैसे लास्ट ईयर +1 में हमने यहां पे एक ऐसा ही कोफिशिएंट डिफाइन किया था बल्क मैटर वाले चैप्टर में, जिसमें हम ये बताते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोई चीज कितना एक्सपैंड होती है. तो वहां पे हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा, तीन चीजें डिफाइन की थी. तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने के साथ रेजिस्टिविटी कितनी चेंज होती है उसके लिए हम एक कोफिशिएंट डिफाइन कर रहे हैं अल्फा. तो अल्फा हमें बेसिकली क्या बताता है, अल्फा टेल्स यू दैट कि आपका टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी कितनी चेंज होती है. हम सपोज कर लेते हैं कि किसी मटेरियल के लिए रो नॉट जो थी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1 थी, राइट. रो क्या हो गई, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2, राइट. तो यहां पे कितना चेंज आया रेजिस्टिविटी में, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. आप टेम्परेचर चेंज करते हो, T1 से बढ़ा के T2 करते हो या T1 से कम करके T2 करते हो, ठीक है, तो आपकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है ओवर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी. इस रेशो को क्या कहा जाता है, अल्फा कहा जाता है. कैसे डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन temperature. So the next thing that I ask you is what will be the SI unit of alpha. See, ऊपर रेजिस्टिविटी है, इसकी यूनिट क्या आएगी, ओहम मीटर. नीचे भी रेजिस्टिविटी है, क्या यूनिट आएगी, ओहम मीटर. सिर्फ क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, टेम्परेचर. तो या तो आएगा आपका SI यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, या फिर केल्विन इनवर्स. तो ये जो अल्फा है ये बेसिकली आपको इस बात का मेजर देता है कि आपका कितना टेम्परेचर चेंज करने से कितनी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, राइट. तो इसी चीज को मैं और किस वे से लिख सकता हूं, इस चीज को और किस वे से लिखा जा सकता है, इस चीज को लिखा जा सकता है, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू कैन आल्सो राइट रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. आप ये भी लिख सकते हो, यू कैन ट्राई. आप इसको इधर ले जाओ, ब्रैकेट्स ओपन करो, कॉमन टर्म्स एक तरफ लाके अगर कॉमन निकालोगे बाहर तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी. सो
This formula can help you to find out the resistivity for any change of temperature. आपको डिफाइन करना आ गया, एक्सप्रेशन पता लग गया, एसआई यूनिट पता लग गई, एग्जाम में ये पूछी जाती है। अच्छा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है ना। तो अगर लेंथ और एरिया किसी कंडक्टर का ना चेंज हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेजिस्टिविटी के। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, तो मैं रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकता हूं R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, R नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1. So this expression is going to help us to study the temperature coefficient of resistivity for various kind of materials. तो अब ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से अल्फा की यूनिट, अल्फा का न्यूमेरिकल, अल्फा का फॉर्मूला, डेफिनेशन, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। अभी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हम कैसे डिफरेंटली काम करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं थोड़ा सा इधर से इरेज करके स्पेस बनाने की कोशिश करता हूं, राइट। अभी जो मैं करवाने जा रहा हूं उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जो हैं दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, आप उनके ऊपर अटेंशन पे करोगे। तो अभी मैं अल्फा की वेरिएशन देखने जा रहा हूं, वेरिएशन ऑफ अल्फा, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, मैं यहां पे वेरिएशन ऑफ अल्फा कह दूं या वेरिएशन ऑफ क्या कह दूं, रेजिस्टिविटी किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है। ये डिफरेंट मटेरियल के लिए बिहेवियर डिफरेंट होगा। सबसे पहले मैं ये बिहेवियर किसके लिए डिस्कस करूंगा, मेटल्स के लिए। वी वेरी वेल नो दैट कि इन केस ऑफ मेटल्स अगर टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर गोज अप, द रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, बट क्या ये इंक्रीज लीनियर होता है, नहीं, ये इंक्रीज नॉन लीनियर होता है। तो इन केस ऑफ मेटल अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहो, किस किस के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहो, रेजिस्टिविटी के बीच में और रेजिस्टिविटी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, तो ये आपके पास ग्राफ नॉन लीनियर आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। द कर्व विल बी नॉन लीनियर, और अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिवली लार्ज होती है। ऐसा कभी नहीं होगा मेटल्स के केस में कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ना बढ़े, वो हमेशा बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेटल्स के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बहुत चेंज होती है, तो आपका ग्राफ इस शेप का बनेगा और अल्फा क्या होगा, पॉजिटिवली लार्ज। अल्फा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगी और बड़ी आएगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मेटल्स के केस में अभी आपको एग्जाम में सीबीएसई में कोई भी एग्जांपल डाल दूंगा, एल्यूमिनियम डाल दे, कॉपर डाल दे, कुछ मर्जी डाल दे, तो द डाटा विल रिमेन सेम। दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो करूंगा एलॉयज के लिए। देखो बेटा, एलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉयज की रेजिस्टिविटी जो होती है, पहली बात तो वो ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, मेटल्स के केस में। मेटल से रेजिस्टिविटी अलॉयज की ज्यादा होती है, पहली बात आपको ये समझनी है। इसका कारण क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था। दूसरी बात आपको ये समझ लेनी है यहां पे कि जो वेरिएशन होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की, वो बहुत कम होती है विथ टेम्परेचर। मतलब आप ये लगा के चलो कि एलॉयज के केस में अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी कोई ज्यादा नहीं चेंज होती, मोरओवर उसका बिहेवियर क्या होता है, लीनियर होता है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और मोरओवर इस केस में एट जीरो टेम्परेचर
अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी ना, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इफ यू मतलब अगर आप टेम्परेचर ठंडा करने लगते हो उसको, सब्सटेंस को गर्म करने की बजाय रूम टेम्परेचर से, तो रेजिस्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू रो माइनस रो नॉट। तो यहाँ पे तीसरी चीज में अगर अलॉयज के लिए आपके पास ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ किस तरह से बनता है, ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनता है, राइट, किसी अलॉय के लिए। अब इस ग्राफ से दो बातें पता चलती हैं। पहले तो यहां से ये पता चलता है कि ये ग्राफ कहां से शुरू है, ओरिजिन से। मतलब अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करते करते जीरो कर दोगे, तो एट जीरो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। बट इन केस ऑफ एलॉयज, इवन अगर आप टेम्परेचर जीरो कर भी देते हो तो भी बॉडी के पास, मटेरियल के पास इतनी रेजिस्टिविटी होगी। दिस इज कॉल्ड रेजिड्यूल रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, ये जो इतनी सी बची है, दिस इज कॉल्ड रेजिड्यूल रेजिस्टिविटी। इस केस में भी होता तो यही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, पर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी प्योर मेटल्स की बढ़ती है। यहीं से फर्क पड़ जाता है प्योर मेटल्स में और एलॉयज में। एलॉयज के पास पहली बात तो रेजिड्यूल रेजिस्टिविटी होती है, मेटल्स के पास नहीं होती। दूसरा, एलॉयज के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती जरूर है, पर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी मेटल्स के केस में बढ़ती है। तो अल्फा यहां पे पॉजिटिव तो रहता है, लेकिन साथ में क्या होता है, स्मॉल होता है, पॉजिटिवली स्मॉल। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी थोड़ी बढ़ती है इन केस ऑफ एलॉयज। इन इवन आप ये लगा के चलो कि जो कुछ अपने पास एलॉयज होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो मैग्नीन है, मैग्नीन जो एलॉय है, ये ऑलमोस्ट इसकी जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होती है नेग्लिजिबल होता है टेम्परेचर चेंज के साथ। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे भी तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। यानी कि ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर ए गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैग्नीन एक आपको कांस्टेंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी देता है। दैट इज द रीजन कि आप मैग्नीन को यूज करते हो क्या बनाने के लिए, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स क्या होते हैं, जो लैब में यूज करते हैं, जिनके ऊपर लिखा होता है कि इतने ओम है। पता है कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ एक सर्टेन रेंज तक इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो इसको स्टैंडर्ड पर्पस के लिए यूज करो कि हाँ भाई ये इतना है, आप इसको यूज कर लो। ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक कारण है, वन ऑफ द रीजन है कि इसका जो अल्फा होता है वो बहुत स्मॉल होता है मैग्नीन का। अल्फा स्मॉल होने का मतलब कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी बहुत कम चेंज होती है। दैट इज व्हाई वी मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नीन अलॉय। चलो, तो ये दो मटेरियल देखने के बाद अगला मटेरियल मैं कौन सा देखूंगा, किसका बिहेवियर देखूंगा। ग्राफ साथ में नोट करते जाना बेटा, ठीक है। एलॉयज आपको यहाँ पे एग्जांपल कोई भी दे दे, ग्राफ यही रहेगा। तीसरा केस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेमीकंडक्टर्स का, या सेमीकंडक्टर्स हो, इवन इंसुलेटर्स भी हो। यहां बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, हमने कहा था कि जो रो है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर डेंसिटी पे, दूसरा डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम पे। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जब आप टेम्परेचर राइज करते हो, टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, तो टॉ जो होता है ये इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, रिलैक्सेशन टाइम लगभग उतना ही रहता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपकी नंबर डेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। होगा क्या ऐसा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जब आप टेम्परेचर देते हो बाहर से तो वो बॉन्ड टूटने लगते हैं। जब बॉन्ड टूटेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते जाएंगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी।
राइट। इसकी नंबर डेंसिटी किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बढ़ती है, किसी टेम्परेचर T के लिए जो नंबर डेंसिटी होती है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है बेटा। ये आप कई बार देख सकते हो इक्वेशन, e की पावर माइनस EG बाय KB इंटू टी। जरा सिंबल समझ लो, n नॉट इनिशियल नंबर डेंसिटी, n ऑफ t मतलब नंबर डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर डेंसिटी बढ़ेगी। E एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है हमारे पास, दिस इज अ कांस्टेंट। इसकी पावर है माइनस EG बाय KBT। EG क्या है, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये एनर्जी गैप के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी। केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो केमिस्ट्री से आपको पता ही होगा। टी क्या है, टेम्परेचर, राइट। अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी है, तो अगर यही इक्वेशन मैं किसकी फॉर्म में लिखना चाहूं, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो मेरे पास 1 अपॉन रो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट e की पावर माइनस EG बाय KBT आएगी। ठीक है, अब इस सारी इक्वेशन को पलट दो, मतलब रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा पहले ही, राइट। नहीं, दिस टर्म शुड गो अप। नंबर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फैक्टर तो वैसे ही है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, दिस विल बी रो नॉट e रेज टू पावर EG बाय KBT। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फैक्टर छोटा होगा, यानी कि E की पावर भी कम होगी, यानी कि रो भी कम हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वो यहां से भी पता चलता है, यहां से तो क्लियर हो ही रहा था, मैंने आपको थ्योरेटिकली भी समझा दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझा दिया। तो इस केस में भाई पूरा सिस्टम उल्टा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेजिस्टिविटी कम होती है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है, क्यों, नंबर डेंसिटी बढ़ती जा रही है। वो चाहे आप इस फैक्ट से समझ लो सिंपली, चाहे आप ये वाला इक्वेशन डाटा से समझ लो, ठीक है। ये इक्वेशन आप डायरेक्टली एक बार अपने दिमाग में रख लोगे, कहीं आप देख लो आपको पता ना चले कि ऐसा कुछ तो डिस्कस ही नहीं हुआ, ये डायरेक्टली दी हुई है हमें, थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव्ड है, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। जब भी नंबर्स की बात होती है, एटम्स मॉलिक्यूल्स की, हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेके इसको डिराइव करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इसके फैक्टर्स को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स थे, इसकी भी हमें यहाँ पे बस एक बार एक्वेंटेंस जरूरी है, ज्यादा नहीं घबराना इसके बारे में, बस ये पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो ग्राफ किस तरह का होगा। अब यहाँ पे कई बार वो सेमीकंडक्टर नहीं देता सीबीएसई बोर्ड वाले, यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं सिलिकॉन की, जर्मेनियम की या किसी और सेमीकंडक्टर की, तो आपको घबराना नहीं है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, यही ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे मेटल, एलॉय और सेमीकंडक्टर ना आके अगर इनका कोई एग्जाम्पल आता है तो ग्राफ की नेचर सेम रहने वाली है। तो इसके केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में आप कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हो कि जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, अल्फा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। इनके केस में अल्फा क्या था, पॉजिटिवली लार्ज। इसके केस में अल्फा क्या था, पॉजिटिवली स्मॉल। इसके केस में अल्फा क्या है, नेगेटिव। इस बात का ख्याल रखना। चौथी एक चीज बच जाती है, और कौन कंडक्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम किसी सॉल्ट को या किसी ऐसी चीज को जिसकी आयोनाइजेशन हो जाए उसको लिक्विड में घोल लेते हैं, उसको किसी सॉल्वेंट में डाल लेते हैं। तो उस केस में जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं आपके, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपके टेम्परेचर बढ़ाने से जो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस हैं,
इंटरआयनिक का मतलब होता है कि आयंस की आपस में इंटरेक्शन होगी तो कोलिजन होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा लिक्विड के अंदर और कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है? विस्कस फोर्स। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरआयनिक इंटरेक्शन और जो आपकी विस्कस फोर्स है ये डिक्रीज होती है। अगर ये डिक्रीज होंगे विस्कस फोर्स और इंटरआयनिक इंटरेक्शंस, तो जो आयंस हैं या चार्ज पार्टिकल है दे कैन पास फ्रीली। अगर पास फ्रीली होंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। सो इस केस में इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी जो आपका अल्फा होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। I hope the variation of resistivity with temperature is quite clear और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल कर लें इसका अल्फा का, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करती हैं चीजें। फटाफट से करते हैं एक न्यूमेरिकल। राइट, द स्टेटमेंट दैट आई हैव विद मी, मैं आपके लिए स्टेटमेंट रीड करूंगा और पर्टिकुलर्स लिखता जाऊंगा। एट व्हाट टेम्परेचर would the resistance of copper conductor be doubled? किस टेम्परेचर पे जाके एक कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा? किस टेम्परेचर के कंपैरिजन में? 0 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में। यानी कि मैं मान लेता हूं कि शुरू में मेरे पास टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। उस केस में रेजिस्टेंस भी मेरा कितना था? लेट्स से R0। शुरू में रेजिस्टेंस कितना था? R0 था। चलो अभी T2 तो हमें फाइंड आउट करना है किस टेम्परेचर पे जाके। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वहां पे? इनिशियल से डबल हो जाएगा। लो भाई, ये आपके पास है। और क्या दे रखा है? अल्फा की वैल्यू किस मेटल के लिए? कॉपर के लिए। वो दे रखी है हमें 3.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो आपसे T2 की वैल्यू पूछी है। दूसरा ये पूछा है कि सभी कॉपर कंडक्टर्स के लिए जो टेम्परेचर है ये सेम रहेगा। मतलब ये टेम्परेचर जितना भी आएगा ये एक छोटे से कॉपर वायर के लिए, एक बड़े कॉपर वायर, मोटे कॉपर वायर के लिए, पतले कॉपर वायर के लिए, सबके लिए सेम होगा कि इतना रेजिस्टेंस कर दो तो इतना टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, इसको हम देखते हैं। चलो, तो हमारे पास जो अल्फा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यहां पे अल्फा की यूनिट्स देखो डिग्री सेल्सियस इनवर्स हैं, ये टेम्परेचर भी हम डिग्री सेल्सियस इनवर्स में ही रख के आंसर निकालेंगे। चलो अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, ये डाल दी यहां पे। R2 की वैल्यू कितनी है? डबल चाहिए। R1 की वैल्यू कितनी है? R0 बाय इनिशियल वैल्यू कितनी थी? R0। T2 निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0। ऊपर से R कॉमन निकल के नीचे वाले R के साथ कट जाएगा, तो 2 - 1 ऊपर क्या बचेगा? 1, और इधर ये टर्म ऐसे ही रहेगी। सो 2 - 1 दिस विल रिमेन 1, यहां पे T2 आ जाएगा। तो T2 को आपको ऊपर ले जाना चाहिए और इसको नीचे ले आना चाहिए। ठीक है, इस टर्म को 1/3.9 इंटू 10⁻³ को जब आप सॉल्व करते हो योर आंसर कम्स आउट टू बी 250 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है इस चीज का? कि अगर आपके पास कोई कॉपर का कंडक्टर है, उस कॉपर के कंडक्टर का टेम्परेचर शुरू में आपके पास कुछ भी था, लेट्स से एनी वैल्यू, हमें नहीं पता कितना, कुछ भी वैल्यू थी, अगर आप उसको गर्म करके 256 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल, दुगना। अगर पहले 2 था तो इस टेम्परेचर पे जाके 4 हो जाएगा, अगर पहले 10 था इस टेम्परेचर पे जाके 20 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। राइट, फिर पूछा गया है कि क्या ये टेम्परेचर सभी शेप और साइज के कंडक्टर्स के लिए सेम रहेगा? यस, क्योंकि अल्फा के फॉर्मूला में कहीं भी एरिया या लेंथ की बात तो नहीं हो रही। इसका मतलब कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ मर्जी हो, उसकी लेंथ कुछ मर्जी हो, हमारे पास टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा? डबल होता रहेगा। एक दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपके लिए करना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लें इसको।
दूसरा हमारे पास क्या है, एक प्लैटिनम वायर थर्मोमीटर है हमारे पास, आइस पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो ये आइस पॉइंट जो है इसको मैं T1 मान लेता हूं। ये कितना है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस होता है आइस पॉइंट का मतलब, ठीक है। यहां पे मेरा टेम्परेचर उस वायर का क्या है 5 ओम है, राइट। उसके बाद एक चीज और दे रखी है कि स्टीम पॉइंट पे 5.39 ओम है। तो दूसरा टेम्परेचर जो मेरे को दे रखा है वो स्टीम पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे रेजिस्टेंस कितना है 5.39 ओम। चलो ये भी बात मैं समझ गया इसकी। When the thermometer is inserted in a hot bath, एक टब है उसमें कुछ गर्म पानी है उसमें डाल दिया, रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाता है तब, हॉट बाथ का टेम्परेचर तो हमें पता नहीं है लेकिन वहां पे जाके रेजिस्टेंस हो जाता है 5.975 यस ओम। तो हमसे पूछा गया है कि इस टेम्परेचर बाथ का रेजिस्टेंस निकालो क्या था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास अल्फा नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रेफरेंस मान के पहले इसके साथ एक इक्वेशन बना दूं अल्फा की, अल्फा तो सेम रहेगा ना सभी केसेस में, फिर उस पैरामीटर को लेके इसके साथ एक इक्वेशन बना दूं, दोनों इक्वेशन से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं ये डेटा 1 और डेटा 2 को यूज करके एक इक्वेशन बनाता हूं। हमें रेजिस्टेंस का ओरिजिनल इक्वेशन पता है क्या होता है, ये होता है हमारे पास R इज इक्वल टू आर नॉट, या ऐसे बोल दो अगर आपको दिक्कत है, R2 इज इक्वल टू R1 फाइनल, दूसरी तरफ होता है इनिशियल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये इक्वेशन तो होती ही है हमारे पास। तो इस इक्वेशन को पहले डाटा 1 और डाटा 2 पे लगाओ, ठीक है। तो हम लगाते हैं, इस पे लगाते हैं इस इक्वेशन को, R2 कितना है 5.39। चलो ऐसा करते हैं ना, नहीं तो ये लगा लेते हैं, देखो ये बाद वाला टेम्परेचर, ये पहले वाला टेम्परेचर, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। T2 यहां पे कितना है 100 और T1 कितना है 0। ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, नहीं तो यहां पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और क्या कर सकता हूं मैं यहां पे, अगर ऐसा करूं कि इसको इधर ले आऊं तो R1 को बेसिकली मेरे को ओपन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा R1 अल्फा इंटू 100 बचेगा, सिंपल सी बात। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यहां पे 2 आना था। चलो अब यही इक्वेशन आप डाटा 1 और डाटा 3 पे लगाओ, क्या बनेगी, बाद वाला टेम्परेचर कितना है R3, पहले वाला टेम्परेचर कितना है R1, ठीक है। 1 प्लस अल्फा, T3 मेरे को निकालना है, T1 मुझे पता है क्या है 0। चाहे अभी एक बार आप इसको लिख लो, ठीक है, बाद में वैल्यूज पुट कर दो। एक चीज तो आपको पता है कि आपको इसको इधर लेके आना है, अल्फा T3 निकालना है, वो 0 है। चलो वो 0 है तो उसको छोड़ ही देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। ये इक्वेशन हमने यूटिलाइज कर ली है तो इसको मैं यूज कर दूं यहां पे। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को जरा डिवाइड कर दो, क्या बनने वाला है, इक्वेशन यहां पे 1 और 2 को डिवाइड कर दो। जब आप 1 और 2 को डिवाइड करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, R2 माइनस R1 बाय लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, इज इक्वल टू R1 अल्फा 100 बाय R1 अल्फा T3। देखो बड़ी चालाकी से ये सब तो खत्म ही कर दिया हमने, और इधर इनकी वैल्यूज अपने को पता है, T3 निकालना था, इक्वेशन कैसे बनेगी, T3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 बाय R2 माइनस R1 इनटू क्या है 100। जरा सब चीजें पुट कर दो, R3 कितना था, R3 था 5.975 माइनस R1 कितना था 5 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 है यानी कि 5.39 माइनस 5 इंटू क्या आ रहा है 100। अगर आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करते हो ये सिंपली माइनस करके, तो आपके पास जो आंसर आता है टेम्परेचर का, दैट कम्स आउट टू बी 345 पॉइंट, आई गेस इट इज 65 यस डिग्री सेल्सियस। तो वो जो गर्म पानी था वो दरअसल इतने टेम्परेचर पे था हॉट वाटर बाथ में।
आप समझ गए? So this is how you can utilize just one formula to do any problem regarding the change of resistance and resistivity with the temperature. ठीक है, चलो अभी फटाफट से अगली चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि ओहम्स लॉ जो है, हालांकि ये लॉ है, लॉ ऐसा होता है फिजिक्स में कि जो हर जगह फॉलो हो, लेकिन ये फंडामेंटल लॉ क्यों नहीं बन पाया ओहम्स लॉ? क्योंकि ये कई जगहों पे फॉलो नहीं होता। जहां पे तो फॉलो होता है उसको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओहम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि उनके लिए V और I हमेशा प्रोपोर्शनल में रहते हैं, और जो ग्राफ होता है फॉर ऑल द मार्जिन्स वो क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन रहता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन अब इसमें क्या आ जाते हैं? मेटल्स आ जाती हैं फॉर ए सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे कुछ मटेरियल जो है ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में कंडक्टर को क्या बोलते हैं? नॉन ओहमिक कंडक्टर। किसी कंडक्टर के नॉन ओहमिक होने के हमारे पास कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली ओहम्स लॉ में डजंट पास थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही। ये शर्तें मैं आपको लगा के अप्लाई करके दिखाऊंगा। दूसरा हो सकता है कि वी आई रिलेशन नॉन लीनियर है, मतलब आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तीसरी कंडीशन हो सकती है, तीसरे हालात हो सकते हैं कि जो वी आई ग्राफ है डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ V फॉर सेम मैग्नीट्यूड। मतलब आपने पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम रखी, लेकिन अगर पहले लेफ्ट साइड हायर पोटेंशियल पे थी, राइट लोअर पे थी, तो एक तरह का बिहेवियर था। अगर आपने अब राइट को हायर पे कर दिया और लेफ्ट को लोअर पे कर दिया तो बिहेवियर चेंज हो गया। वैल्यू आपने सेम रखी, सिर्फ हायर लोअर वाली पोलैरिटी बदल दी। तो अगर आपका ग्राफ डिफरेंटली बिहेव करता है, इसका मतलब वो ओहम्स लॉ फॉलो नहीं करता। लास्ट आ जाता है वी आई ग्राफ जो है वो यूनिक नहीं है। यूनिक ना होने का मतलब क्या होता है? नॉट यूनिक। यूनिक ना होने का मतलब होता है कि आपकी एक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के लिए दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट आ रही है। इसका मतलब यूनिकनेस नहीं है। ओम्स लॉ डिमांड करता था कि फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ V देयर मस्ट बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ I। अगर ऐसा ना हो तो क्या कहेंगे? ओम्स लॉ नहीं फॉलो हो रहा। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूं, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं जहां पे ये शर्तें लागू होती हैं, मतलब वो नॉन ओमिक है। सबसे पहले तो मेटल्स खुद, जो मेटल्स हैं एट हाई टेम्परेचर अगर उनकी बात की जाए तो उनका बिहेवियर स्टडी किया गया। उनका जो ग्राफ था किस चीज का? V और I ग्राफ, तो वो ऐसे स्ट्रेट जाते जाते ना ऐसे मुड़ने लगता है। मतलब जाना तो उसको ऐसे स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन उसमें क्या आ गया? स्लाइट डेविएशन आ गई। ये कब होता है? हायर टेम्परेचर्स पे जाके। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जाके रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस चेंज करने लगते हैं, वैल्यू उसकी कांस्टेंट नहीं रहती। वी आई ग्राफ के स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि R क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या देखते हैं? R जो है वो इंक्रीज होने लगता है, चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। तो जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर हो जाता है। कंडीशन नंबर 2 यहां पे लग रही है, ठीक है। दूसरा केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल होती है हमारे पास वाटर वोल्टमीटर। क्या होते हैं? वाटर वोल्टामीटर। तो वाटर वोल्टामीटर के अंदर क्या होता है कि जो ग्राफ है V और I का, अप्लाइड पोटेंशियल ऑब्टेन्ड करंट का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से नहीं पास होता। इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इस तरफ हमारे पास V है, इस तरफ I है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ फिर मैं यहां से शुरू कर दूंगा।
होगा। इसका मतलब ये है कि ग्राफ आपका जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसका मतलब इतनी पोटेंशियल कहां जा रहा है। एक्चुअली वाटर वोल्टामीटर के अंदर ना खुद के अंदर एक जिद होती है, उसको बैक ईएमएफ समझ लो। अभी अगले यूनिट में पढ़ेंगे क्या होता है बैक ईएमएफ, चौथे यूनिट में बल्कि। एक ना उसके अंदर अपने आप एक ईएमएफ पैदा होता है जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है। तो जब तक अप्लाइड ईएमएफ की वैल्यू अंदर वाले ईएमएफ से बढ़ नहीं जाती, आपको कोई करंट नहीं मिल रहा बाहर, तो उसका मतलब आपका इतना पोटेंशियल तो वेस्ट जा रहा है अंदर वाले उस जिद को खत्म करने के लिए। तो इतने पोटेंशियल के लिए आपको कोई करंट नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो ये ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही, यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 नहीं फॉलो हो रही। ठीक है, ये हो गई अगली एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो किस चीज की करूंगा, दैट थर्ड कंडीशन इज फॉर जंक्शन डायोड्स। क्या होते हैं, जंक्शन डायोड्स। ये जंक्शन डायोड हम अपने सिलेबस के बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं। किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर से। इसके केस में क्या होता है बेटा, जैसे एक कोई कंपोनेंट है, ये कोई वायर है, इसके अंदर करंट चाहे आप इधर से निकालो, मतलब लेफ्ट टू राइट, चाहे करंट निकालो आप राइट टू लेफ्ट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डायोड्स होते हैं ना बेटा, ये बड़े अजीब किस्म के होते हैं। जो डायोड्स होते हैं, इनके लिए मैटर बड़ा करता है कि आप करंट किधर से किधर निकाल रहे हो, उसके बिहाफ पे ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। आपको समझाता हूं कैसे। तो अगर आप डायोड की पी वाली साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो और एन वाली साइड, एन बेसिकली सेमीकंडक्टर की एक टाइप है, पी भी सेमीकंडक्टर की एक टाइप है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के डायोड बनता है। डाय का मतलब दो, ठीक है। तो अगर पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हो, एन साइड को नेगेटिव से जोड़ते हो, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। बायस करने का मतलब होता है किसी को सेध देना। तो इस केस में जो आपका वी आई ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब आपका थोड़ा सा पोटेंशियल देने से भी करंट बहुत राइज करता है। लेकिन अगर आप उल्टा कर दो कि पी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दो और एन साइड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो, तो करंट की डायरेक्शन होगी उल्टा। इस केस में आपने पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया, तो उस केस में आपके ग्राफ का बिहेवियर ये हो जाता है। अब जरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को रीड करो, समझो इसको। यहां पे थोड़ा सा पोटेंशियल देने से करंट बहुत राइज कर रहा है, यहां पे इतना सारा पोटेंशियल दे दिया फिर भी करंट की वैल्यू थोड़ी सी है। तो इसका मतलब अगर आप दो सेम वैल्यूज ऑफ बी ले लो, एक तो वैल्यू ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पोटेंशियल, उतनी ही वैल्यू ले लो आप थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल। V की वैल्यू सेम है, सिर्फ पोलैरिटी का फर्क है। इधर V पॉजिटिव में लिया, इधर V नेगेटिव में, लेकिन वैल्यू क्या सेम। फॉर एग्जांपल इधर भी +5 ले लिया, इधर -5 ले लिया, तो वैल्यू तो सेम है ना। लेकिन एक बार फॉरवर्ड है, एक बार रिवर्स है, तो उस केस में आपको करंट यूनिक नहीं मिलता है। तो इस केस में जो आपका VI ग्राफ है वो पोटेंशियल के साइन के ऊपर डिपेंड कर गया ना। अगर साइन पॉजिटिव है तो कुछ और बिहेवियर, साइन नेगेटिव है तो कुछ और बिहेवियर। तो यहां पे इनवैलिड होने की तीसरी शर्त लागू होती है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, शर्तें तो आपके सामने है ना। चलो मैं इसको इरेज नहीं करता, मैं इधर से इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है हमारे पास किसका, गैलियम आर्सेनाइड। ये ज्यादातर अपने एलईडीज वगैरह बनाने में यूज होते हैं। ये कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन आया है, इसको जरा आप ध्यान से समझना। गैलियम आर्सेनाइड के केस में, सेमीकंडक्टर के कंपाउंड के केस में, ये सेमीकंडक्टर कंपाउंड के केस में अगर मैं आपके पास पोटेंशियल और करंट का रिलेशन ग्राफ बनाता हूं, तो ये ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से आता है। तो समझना इस ग्राफ को। देखो पहले तो यहां तक का मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, कहां से लेके कहां तक, ए से लेके बी तक का जो पोर्शन है, ठीक है। इस पोर्शन को ध्यान से देखो। फिर ये जो
बी से लेके सी तक का पोर्शन है, इसको ध्यान से देखो। जो ए बी पोर्शन है इसमें आपका ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है। हालांकि ओ ए रीजन में ग्राफ लीनियर था, ओ ए रीजन में ग्राफ लीनियर था तो ओम्स लॉ फॉलो हुआ, लेकिन ए बी रीजन में आपका ग्राफ लीनियर नहीं है, कर्व बन रही है, तो ग्राफ नॉन लीनियर है। कौन सी शर्त हो गई है? ग्राफ इज नॉन लीनियर, दूसरी शर्त हो गई। ठीक है, फिर जरा बी सी रीजन में देखो। बी सी रीजन में आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो लेकिन करंट कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो करंट कम हो रहा है बी से सी जाते हुए, तो यहां पे रेजिस्टेंस जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, यहां भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब V बढ़ रहा है, I कम हो रहा है, जबकि हम क्या कह रहे थे? प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, V और I प्रोपोर्शनल होने चाहिए, V बढ़ा हो तो I बढ़ना चाहिए। यहां तो उल्टा हो गया, V बढ़ा रहे हो I कम हो रहा है, रेजिस्टेंस किस में जा रहा है? नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये है कि गैलियम आर्सेनाइड भी, ये आपका जो एलईडी बनाने में कंपाउंड यूज होता है, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। सो this was all about today's lecture. Hope you will be able to conclude all the things. Thank you.